नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ध्वनि और आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आई हूं वो एक सब्सक्राइबर रविंद्र जी ने भेजी है। और सबसे पहले तो मैं रविंद्र जी आपका थैंक यू बोलना चाहती हूं आपको कि आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करा। तो ये कहानी शुरू होती है फरीदाबाद से, जहां रविंद्र जी रहते हैं और उनके घर में उनके साथ उनके दादाजी, उनके मम्मी पापा और उनकी एक आंटी और आंटी की बेटी साथ में रहते थे। अब ये जो कहानी है वो रविंद्र के अंकल की है जो कुछ साल पहले लापता हो गए थे। जब भी दिवाली का समय आता था तो रविंद्र के घर में एक मायूसी का माहौल सा हो जाता था। आप सब तो जानते हैं दिवाली तो कैसा एक हंसी खुशी का और रोशनी का त्योहार है। सभी लोग अपने जो मोस्टली अपने घर से बाहर रह रहे होते हैं, वो दिवाली इतना बड़ा त्योहार होता है, घर पे आते हैं और मिलजुल के बनाते हैं। इसके विपरीत रविंद्र के घर पे एक वो उदास हो जाते थे। इसका रीजन था कि जो नरक चतुर्दशी, जिसे काली चौदस भी कहा जाता है, उसी दिन रविंद्र के जो अंकल थे वो उसी दिन लापता हुए थे। अब उनके साथ क्या हुआ था ये अभी तक रहस्य ही था। रविंद्र ने बहुत बार अपने दादाजी से पूछने की कोशिश की कि दादाजी अंकल को आखिर क्या हुआ था, पर दादाजी ने कभी इसको बताना जरूरी नहीं समझा और वो इस बात को टालते रहे। पर एक दिन रविंद्र ने अपने दादाजी से बहुत जिद करी कि ये राज तो अब वो जान के ही रहेगा। तब उसके दादाजी ने उसे ये कहानी बताई। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको वो कहानी सुनाती हूँ जो रविंद्र के दादाजी ने उसे बताई थी। दादाजी के बचपन की बात है, जो उनका गांव था। तो एक ऐसा समय आया कि वहां पे थोड़े थोड़े समय में कुछ बच्चे लापता हो जाते थे, गायब हो जाते थे। और उनके गायब होने के 2 से 3 दिन बाद उनकी लाश भी कभी तालाब के किनारे, कभी कोई सुनसान जगह या फिर झाड़ियों में पड़ी मिलती थी। और उनकी जो लाश होती थी उस पे कभी कंकुल, वो जो कहते हैं सिंदूर लगाया होता था। और जैसे उन्हें किसी पूजा में उपयोग किया गया हो, तो कोई भी देख के बता सकता था कि ये बच्चों को शायद बलि दी गई है या इन बेचारे बच्चों को बलि चढ़ा के मारा गया है। अभी इसी तरीके से इस तरह की वारदातें होती रही तो गांव वाले काफी इस बात से डर गए थे। और डरना भी लाजमी था, आखिर उनके बच्चों की सेफ्टी का सवाल था। ऐसी ही घटनाओं को देखकर तो उनके गांव वालों ने एक मीटिंग अरेंज की और वहां पे उन्होंने कहा भाई कि इस तरीके से जो बच्चे गायब हो रहे हैं और ये बलि कोई तो है जो ये काली विद्या कर रहा है या कुछ भी तंत्र का ऐसा काम कर रहा है जो ये गलत है और हमें उसे रोकना होगा। और दोस्तों, थोड़े से लगभग 15 दिन के बाद दिवाली का ही टाइम था। नवरात्र जो खत्म होता है उस बीच का पीरियड रहा होगा। तो दिवाली आने वाली थी और नरक चतुर्दशी, काली चौदस, ये दिन तंत्र विद्या करने वालों के लिए पूरे साल का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन कहते हैं कि जो काली शक्ति या मैली विद्या करने वाले लोग होते हैं उनकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें अपनी जो भी वो शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, जो भी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, वो उन्हें पूर्ण होती है। तो जो भी ये काम कर रहा होगा तो ये बात तो उन्होंने एकदम 100% मान ली थी कि आज के दिन तो वो ये अपनी विद्या को कंटिन्यू करेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम उसे पहरा देंगे और जो भी व्यक्ति हमें उस दिन कुछ ऐसा करता हुआ मिलेगा कि इस तरह का कोई काला जादू या जो भी है, तो हम उसे पकड़ेंगे। इस तरह की गांव वालों ने मिलके एक योजना बनाई और कहा भाई तब तक हम लोग बारी बारी से इस गांव की रक्षा करेंगे। तो जैसे गांव में अलग अलग लोगों का शेड्यूल होता है, कुछ फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, किसी को सुबह जाना होता है, शाम को। उन्होंने इस तरीके से ग्रुप बनाए जो बारी बारी से गांव में पहरेदारी करते थे। और इसी की वजह से 15 दिन में कोई भी उस गांव से तो कोई बच्चा गायब नहीं हुआ। और धीरे धीरे जब आया नरक चतुर्दशी का दिन, काली चौदस, उस बीच कोई भी सब कुछ एकदम शांति से चल रहा था। हालांकि जो जादू करने वाला था उसका भी कुछ पता नहीं चला, क्योंकि इस बीच ऐसी कोई भी घटना, अप्रिय घटना नहीं हुई, ना किसी बच्चा गायब हुआ, न लाश मिली। तो काली चौदस के दिन पूरे दिन पहरा दिया, कुछ नहीं हुआ। पर उन्हें पता था कि ये जो भी काम है वो रात में हमें बहुत ज्यादा चौकन्ना होगा। तो थोड़े थोड़े ग्रुप बना के गांव वाले इस तरीके से पहरेदारी करें। पूरे गांव में उन्हें कुछ भी ऐसा शंका जैसा 12 बजे तक ऐसा नहीं लगा। फिर भी उन्होंने कहा आज पूरी रात को पहरा देना है। रात के 2 बजे
गांव से थोड़ी दूर पर सुनसान सी जगह थी, तो वहां उन्हें कुछ रोशनी जैसी चीज दिखाई दी। अब थोड़ा जंगल के पास से इलाका होता है गांव में, तो वो धीरे धीरे वहां पे जो गांव वालों का एक ग्रुप था वो वहां पे गए और पेड़ के पास से छिप के देखने लगे। उन्होंने देखा एक आग जल रही थी, कुछ उसमें मंत्र जैसे पढ़े जाते हो इस तरीके की एक आग प्रज्वलित हो रही थी। पास में एक तांत्रिक जैसी वेशभूषा में, या यूं कहे वो तांत्रिक ही था, और एक आदमी और एक औरत कपल बैठा हुआ था, और उनके पास एक छोटा सा बच्चा, 4-5 साल का वो बच्चा रहा होगा, वो बेहोश की हालत पे था, सोया हुआ था या क्या। पर हैरानी की बात है कि वो कपल एकदम चुपचाप बैठे हुए थे, उनके पास में एक बच्चा सोया हुआ था, और वो तांत्रिक दूसरी तरफ फेस करके किसी के साथ जैसे कम्युनिकेशन कर रहा हो वो बोल रहा था, बातचीत कर रहा था। अब उन लोगों को इतना तो पता चल गया कि ये अब इस बच्चे को आज हमें बचाना है, और यही हमारे जो है दोषी है, और इन्हें हमें मार डालना है। उसको देख के गांव वाले इतने गुस्से में थे, तो उन्होंने कुछ भी सोचा ना समझा, उन्होंने कहा भाई यही मौका है, चलो अटैक करते हैं। वो अपने साथ वो लठ और ये सब लेकर आए थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे कि आज जो भी मिलेगा आज हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बस उन्होंने 1 2 3 करके उनके ऊपर एकदम से अचानक धावा बोल दिया। अचानक हुए हमले से वो लोग इतने सतर्क भी नहीं थे, तो वो वहां पे मतलब उनको मारना ही शुरू कर दिया। जब तांत्रिक को लगा कि अब मैं नहीं बचने पाऊंगा, तो उन्होंने उस जो तांत्रिक ने उन लोगों से कहा कि सुनो, मैंने यहाँ पर एक आत्मा को बुलाया हुआ है, और उसे मैं प्रसन्न करने के लिए, अपनी वश में करने के लिए एक बलि चढ़ाने वाला हूँ। मुझे वो काम पूरा करके उस आत्मा को वापस भेजने दो। अगर वो यहीं रह जाएगी और मेरी मृत्यु हो जाएगी तो तुम्हें परेशानी होगी। पर गांव के लोगों को लगा कि ये भाई बहाना बना रहा है, अब हम इसे कोई भी मौका नहीं दे सकते। आगे हमारे इतने सारे निर्दोष बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। और उन्होंने डंडे मारने शुरू करे उसके सिर पे, और थोड़ी ही देर में वो तांत्रिक वहां पे मर गया, और वो कपल थे वो भी वहां पे मर गए। गांव वाले उन्होंने मार डाला, और वो जो बेहोश हुआ बच्चा था उसे बचा लिया गया। बाद में पता चला वो बेहोश हुआ जो बच्चा था वो किसी साथ वाले गांव का था। अब गांव वालों को शांति मिल गई कि चलो भाई, अब हमारे गांव में जो खतरा था वो टल चुका है, और जो गांव के बच्चे हैं वो एकदम सेफ हैं। पर ये सिर्फ उनका वहम था। उनकी असली परेशानी तो यहाँ से शुरू हुई थी। इस घटना के महीना भी सही से नहीं बीता होगा कि उस तांत्रिक की बुलाई हुई आत्मा जो बलि लेने के लिए वहां पे आई हुई थी, अब अपनी मर्जी से अपने शिकार ढूंढने लगी। गांव के लोग अचानक, गांव के जो लोग थे वो अचानक अप्राकृतिक रूप से मरने लगे, और उनके मरने का भी पता नहीं चलता था। क्योंकि ये मौत इतनी रहस्यमय होती थी, तो कोई से समझ सकता था कि इसके पीछे कोई तो शक्ति है। और इतना भी नहीं, कुछ लोगों को तो मानना था कि वो तांत्रिक और वो कपल, जो उनका अधूरा काम रह गया था, या जो उनकी क्रिया जो थी अधूरी रह गई थी, आज भी वो उसे पूरी करने के मंसूबे से नरक चतुर्दशी के दिन, काली चौदस के दिन उस जगह पे दिखाई देते हैं। लोगों को आभास हुआ, कुछ लोगों ने उन्हें महसूस भी किया कि वो वहां पे आते हैं। साथ ही वो जो आत्मा थी उसका भी आतंक कायम था, जिसकी वजह से काफी सारे लोग गांव को छोड़कर जाने लगे। ये बात जब रविंद्र के चाचा जी को पता चली, तो उन्होंने कहा कि मैं तो काली चौदस के दिन वहां पे जरूर जाऊंगा। ऐसी बातों पे उनका विश्वास नहीं होता था। वो दादाजी के बचपन की कहानी थी, पर वो ऐसा मानते नहीं थे कि भाई नहीं, अब मैं तो वहां पे जाके ही रहूंगा। घर वालों ने उन्हें बहुत समझाया, तो वो कुछ मिनट के लिए उन्होंने कहा हाँ ठीक है, पर उनके सिर पे जाने का भूत था। तो उन्होंने क्या किया कि अपने 2 दोस्तों को भी अपने साथ तैयार कर लिया। उन्होंने कहा भाई दोस्त जाएंगे तो अब तो घर वाले मुझे मना नहीं कर पाएंगे। और सही में जब दोस्त तैयार हो गए तो घर वालों ने उन्हें जाने की परमिशन दे दी कि भाई अपना ख्याल रखना। पर जाने क्यों दादाजी उस वक्त काफी उदास हो गए थे। तो दोस्तों, अब चाचा जी के साथ जो हुआ वो कहानी मैं अब आपको अगले पार्ट में बताऊंगी। फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए